नमस्कार। मैं वीना करमचंदानी जन सुलभ पुस्तकालय के इस फेसबुक लाइव पेज पर आज अपनी कहानी के साथ आपके साथ हूँ। मैं बोलने की आदत है क्योंकि एक लंबे समय तक मंच संचालन करती रही हूँ, इसलिए शुरुआत मैं वीना करमचंदानी से हमेशा किया है, तो वही आज भी उसी तरह से मैं वीना करमचंदानी मैंने बोला। कुछ ही देर में मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी। आज एक सिलसिले का अंत। तो साथ ही साथ आ जाएं। इस दौरान ये लाइव वीडियो है, बाद में भी सुना जा सकता है, लोग जुड़ते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, कहानी भी होगी जिसे बाद में भी सुना जा सकता है। कहानी कुछ देर में शुरू करूंगी, उससे पहले कुछ बातचीत हम करते हैं। बहुत छोटे से कस्बे खैरथल को मैं बिलोंग करती हूँ, अलवर जिले को। उससे पहले मैं पंजाब में रही, फिर खैरथल में 3-4 साल पढ़ी और उसके बाद 8 क्लास से लेके 11th क्लास तक मैं वनस्थली विद्यापीठ में पढ़ी। वनस्थली विद्यापीठ के बारे में आपको सबको पता है। वनस्थली का नाम लिया और ऋचा पाठक, जिसे मैं अभी ही मिली इस बार, और वो वनस्थली की हैं, वो भी विनीता हैं। आप सबका स्वागत है। वनस्थली में पढ़ने का एक ये जो फ़ायदा था, एक सर्वांगीण विकास जो हम किताबों में पढ़ते हैं, वाकई वहाँ पे हर तरीके की चीज़ें सीखने को मिली। पढ़ाई के साथ साथ हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, डांस। गाना मैं नहीं गाती, अभी भी नहीं गाती, लेकिन तब 1 साल मैंने लक्ष्मण भट्ट तेलन जी से भी मैंने 1 साल शौक में कि नहीं, इतने बड़े संगीतज्ञ हैं तो उनसे मौका, संगीत भी, म्यूजिक भी सीखना चाहिए। हालांकि मैं कभी गा नहीं पाई और म्यूजिक मैंने ले लिया, लेकिन जब म्यूजिक की क्लास आती थी तो मेरी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती थी। अर्पण कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया। बहुत लंबे समय से मैं सुन रही थी सबकी कहानियाँ। आपको मालूम है मैं आपकी रेगुलर व्यूअर हूँ। कहानियाँ, कविताएं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम मैंने सुने, बहुत बड़े बड़े रचनाकारों को मैंने सुना। जब भी सुनती थी मेरे मन में भी आता था कि मैं इस मंच पर कब आऊंगी, और आखिर आज मैं इस मंच पर हूँ के साथ। और इस तरीके से मैं फिर वनस्थली में पढ़ी। वनस्थली में पढ़ने के बाद फिर मैंने स्कूलिंग, बीएससी मैंने फिर अलवर वापस की, क्योंकि घर के पास में था। 4-5 साल हॉस्टल, हालांकि वहाँ पे भी मैं हॉस्टल में रही। फिर वहाँ से बीएससी किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वापस फिर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से किया। और अभी 2 साल पहले, हालांकि मैं अब रिटायर हो गई हूँ, लेकिन पहले बीजेएमसी किया। बीजेएमसी करने के बाद मैं जॉब में आई। मैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सहायक निदेशक के पद से अभी जून में ही रिटायर भी हो गई हूँ। और 2 साल पहले फिर मन में आई, क्योंकि पढ़ाई के लिए आकर्षण हमेशा से रहा। और तो अब मैंने एमजीएमसी, अभी 2 साल पहले ही मैंने एमजीएमसी भी किया। रचना प्रक्रिया के बारे में मुझे कहा अर्पण कुमार जी ने कि आप बताइएगा। तो शुरू में पढ़ने का शौक शुरू से था, बचपन से था। घर पे किताबें थी, सोवियत संघ, सोवियत नारी से लेकर फिर बाद में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान वगैरह, मम्मी वगैरह दीदी पढ़ती थी, तो साथ साथ में हमारे लिए भी पराग, नंदन, चंपक, लोटपोट, जो भी किताबें उस समय जो होती थी, वो सब छोटे बच्चों की किताबें भी हम पढ़ते रहे थे। उसके बाद में जब वनस्थली गए तो शिवानी के उपन्यास हमने वहाँ पे बहुत बड़े, रात रात भर पढ़ते थे, लाइन लग जाती थी। कोई एक किताब कोई लेकर आता था उपन्यास, तो उसके लिए नंबर लग जाते थे कि अब चौथा नंबर दे रहा है। आप इंतज़ार करते थे कि ये कब ख़त्म करे और हम वो इसे नॉवेल लें, और हम रात रात भर लगकर एक सीटिंग में पूरा नॉवेल पढ़ जाते थे। नॉवेल पढ़े उन दिनों में फिर जीवनियाँ पढ़ने का शौक लगा कि और अच्छा पढ़ना चाहिए। जीवनियाँ पढ़ी जयप्रकाश नारायण जी की उस समय, और इस तरीके से पढ़ने का शौक शुरू से रहा। और जो लोग मुझे जानते हैं उनको मालूम है कि उसके बाद में फिर मेरी शादी हरीश करमचंदानी, जो खुद बहुत अच्छे
रचनाकार हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। उनके साथ ही तो घर में यहाँ पे भी मुझे पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल मिला, और अच्छा अच्छा पढ़ने को, वास्तव में अच्छा साहित्य क्या होता है उसके बाद वो बहुत जाना, पढ़ा। और हरीश जी को मैं हमेशा, या खुद भी उनको होता है, क्योंकि समय आप समझ सकते हैं, लेडीज के पास घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां, बच्चों की और सब भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो पढ़ने के लिए कितना टाइम बहुत निकालना मुश्किल हो जाता है। तो जब भी उनको कोई चीज अच्छी लगती थी पढ़ने के लिए, अच्छी लगती थी क्या, अच्छी लगती है आज भी, तो उसके अंदर एक पेपर लगा के कि भाई ये जरूर से तुम पढ़ लेना। आज भी अखबार का पेज, हालांकि वो नुस्खे थे घर गृहस्थी के भी, किस तरीके से खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वो रख देते हैं कि ये तुम जरूर से पढ़ लेना। तो पढ़ने का शौक अब भी है, कितना भी व्यस्तता रहे, कैसे भी व्यस्त रहें, लेकिन पढ़ने का समय किसी ना किसी तरीके से चुराना पड़ता है, निकालना पड़ता है। और वो एक, जिसको पढ़ने का शौक होगा तो वो निकालता है अपने लिए। और जहाँ तक लिखने की बात है, कविताएं बहुत लंबे समय से लिखती रही हूँ। काफ़ी लंबे से कविताएं तो काफ़ी, मतलब ना, कॉलेज के समय भी छोटी मतलब कुछ कविताएं लिखी। और लेकिन उसमें उस समय के लिखने और आज के लिखने में अंतर है, मैच्योरिटी के हिसाब से। तो खैर एक अलग चीज़ है, मैच्योरिटी तो आती है समय के साथ साथ। बजाय इसके यह भी कि उस समय जो मैं कविताएं लिखती थी, ये लगता था कि इन कविताओं में थोड़े मुश्किल शब्द होने चाहिए, लगे कि हाँ आपको भी हिंदी भाषा का ज्ञान है, आप मतलब आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। तो मैं डिक्शनरी से मतलब कई बार तो शब्द भी देखती थी कि हाँ ये शब्द अच्छा है, ये आपकी कविता में अच्छा से फिट हो सकता है और इससे अच्छा असर पड़ेगा। वो शब्द मैं डालने की कोशिश करती थी, हालांकि कई बार तो ये भी होता था कि बाद में मुझे खुद को भी याद नहीं रहता था कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। खैर ये तो बहुत पहले की बात है, जब लिखना शुरू शुरू किया था। उसके बाद अब ये लगता है, धीरे ये समझ आए कि नहीं, आप बहुत सरल शब्दों में लिखो, तो वो सबको लगे कि हाँ ये, और हर किसी को, पाठक को भी ये लगना चाहिए कि ये तो मैं भी लिख सकता था, इसमें ऐसा क्या है, इन्होंने ऐसा क्या लिखा है, कुछ भी नहीं है। हालांकि जब वो लिखने बैठते हैं तो वो चीज़ें नहीं आती, लेकिन ये सहज सरल। तो मैं इसमें कलम के सिपाही प्रेमचंद जी की कहानियां जो होती हैं, कितनी सरल सहज शब्दों में, पर कितनी बड़ी बात वो कह जाते हैं, और सबको लगता है, सबको समझ भी आ जाती है, किसी को कोई मुश्किल नहीं लगती। तो मुझे मुश्किल कहानियां और मुश्किल कविताएं पढ़ना कभी अच्छा नहीं लगता। हो सकता है ये सही है या गलत, मैं उस विषय की गहराई में इसमें नहीं जाना चाहूंगी। पर मुझे हमेशा सहज सरल कविताएं, सहज सरल कहानियां, उपन्यास अच्छे लगे हैं, जिसको मैं आसानी से, मुझे इंटरेस्ट आए उसका, फ्लो में मैं बहती साथ में चली जाऊं उसके, और जो उससे जो एक्सेप्ट करना, जो हमें मिलना है, वो भी हम आसानी से उस चीज़ को ग्रहण कर सकें। तो मैं बता रही थी, कविताएं तो मैं बहुत पहले से लिखती आ रही हूँ, अभी भी लिख रही हूँ। कहानियां मैंने अभी पिछले 4 या 5 साल से, 4 साल ही कहना चाहिए, एक कहानी बहुत पहले लिखी थी, और उसके बाद 3 साल के अंदर मैंने कहानियां लिखी हैं। और अब मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है कहानियां लिखने में। और अब मैं आपको बताते हुए खुशी भी होगी कि मेरे 2 संकलन, मतलब संकलन आए नहीं हैं लेकिन लगभग तैयार हैं, एक सिंधी भाषा में और एक हिंदी भाषा में, कहानियों का संकलन। मुझे उम्मीद है कि ये साल तो खैर अब निकल गया, लेकिन अगले साल मुझे उम्मीद है कि वो दोनों संकलन मैं आपके साथ साझा कर पाऊंगी। और कहानियाँ इस तरीके से 3-4 साल से मैंने लिखी हैं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, और कहानियाँ के लिए सब बोलते हैं कि आपको कहानियों के लिए सब्जेक्ट कहाँ से मिलते हैं, आपके दिमाग में कैसे आता है। तो चाहे वो कविता हो, कहानी हो, लेख हो, कुछ भी हो, वो आपके आसपास ही बिखरा हुआ है सब चीज़ें। मैं चाहूँ तो मैं अपने ऊपर कितनी कहानियाँ लिख सकती हूँ, किसी पर भी। आप, हर इंसान में एक कहानी होती है, और आप उस गहराई में थोड़ा सा भी जाएंगे तो उस पर खूब कहानियां लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कहानियां, और आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, वो कहानी, आप उसको कहानी कह सकते हैं, कुछ उसमें संस्मरण भी हैं,
और कुछ उसको मैंने आज के उसमें जोड़ने की कोशिश की है, वो मेरा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी इस कहानी में ऐसी हैं जो मैंने बचपन में, एक होता है ना जैसे गुट्टी की तरह, तो वो हमने अपनी मम्मी से लगभग, हम जब भी बैठते थे, जब भी फुर्सत में होती थी, तो हम उन्हें कहते थे कि आप अपनी हमें सिंध की बातें बताओ। तो फिर वो जैसे ही हम कहते थे वो शुरू हो जाती, और हमें सुनने में भी बहुत मज़ा आता था। तो वही चीज़ें हैं, उसको फिर मैंने वो कहानी, और मुझे मैंने अपनी मम्मी को भी कहा कि आप भी सुनना इस कहानी को। तो शायद वो, मुझे अभी नज़र तो नहीं आई, पर शायद सुन रही होंगी, तो मुझे क्योंकि स्क्रीन की और मेरा इतना ध्यान नहीं जा रहा, तो मैंने उनसे कहा था कि मम्मी आज मैं वो कहानी सुनाऊंगी, तो आप उसको सुनना। तो इस तरीके से अब मैं आजकल कहानियाँ लिख रही हूँ, और तब मैं, मुझे लगता है कि अब साथी जुड़ गए हैं, तो मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ आज की। इस बीच में आप यदि कुछ पूछना चाहें, कुछ और जो भी संवाद, तो फिर हम वो आगे करते हैं। अभी मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, एक सिलसिले का अंत। माँ और बाबा जब भी फुर्सत में होते, तब वे दोनों घर परिवार, नाते रिश्तेदारों और पास पड़ोस की बातें करते करते कब पुरानी यादों में खो जाते उन्हें पता ही नहीं चलता। ऐसे में वो याद करते हर उस पल को जिसने कभी उन्हें करीब से छुआ था। वे याद करते हर उस शख्स को जो कभी उनके साथ था। वे याद करते उस घर को, खेत खलियान को, गली मोहल्लों को, बाजार और दुकानों को, जहां पर उन्होंने अपने आत्मीय क्षण बिताए थे। ऐसे पलों में वे बहुत सारी यादों को एक साथ अपने भीतर समेट लेना चाहते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। लता और लाल माँ और बाबा के साथ अपने घर के लॉन में बैठ हल्की हल्की रिमझिम फुहार का आनंद ले रहे थे। बात शुरू हुई पेड़ पौधों से और पहुंच गई यादों की घनी जड़ों में। बाबा ने कहा, बारिश का मौसम है तो क्यों ना गमलों से निकालकर कुछ पौधे लॉन के किनारे की जमीन पर लगा लिए जाए। जमीन से जुड़कर पौधे सहज ही फलेंगे और फूलेंगे भी। सच है, वे भी अपनी जमीन पर अपने सिंध में रह रहे होते तो। बरबस माँ के मुंह से निकला, और साथ में शायर कृष्ण राही की ये पंक्तियां भी उनके मुंह से निकली। वतन लाए जान घोरी, पोए भी थोरी, सिंधिन जान न घोरी, वतन घोरे आया। वतन के लिए की जान कुर्बान फिर भी कम है। सिंधियों ने जान तो कुर्बान न की, वतन कुर्बान कराया। मां अपने आप में खो सी गई थी, मानो अपने आप से बात कर रही हूं। बाबा ने कहा, तो क्या होता, खेत में हल जोत रही होती, कुएं से पानी भर रही होती, चक्की चला रही होती, मक्खन बिलो रही होती। बाबा ने मां के दुपट्टे को खींचते हुए कहा, और ठठाकर हंस पड़े। हंसने के मामले में बेहद कंजूस बाबा को यूं खिलखिलाते देख बहुत सुकून मिलता। लगातार संघर्षों की लंबी कठोर यात्रा से गुजरने के बाद बाबा बहुत थोड़ी सी हंसी बचा पाए थे, जिसे वो संयम से यदा कदा ही खर्च करते। बाबा थोड़ा सा भी हंसते तो मां की खनकदार हंसी भी उनका पूरा साथ देती। 8-9 साल की छोटी उम्र में शादी हो जाने के कारण अबोध गंगा से पीहर छूटा, और 1-2 साल देश के विभाजन की त्रासदी के साथ अपना जमा जमाया घर बार और नाते रिश्तेदारों का साथ भी छूटा। शादी से पहले मां का नाम रुक्मणी हिंगो रानी था, जो परंपरा के अनुसार शादी के समय बदलकर गंगा गोदवानी हो गया। हाँ, राशन कार्ड में मां का नाम गंगा ही तो था, पर उनको इस नाम से कभी पुकारा नहीं गया। शादी के तुरंत बाद उनको मोहन की बहू और लता के जन्म लेने के बाद लता की मां के संबोधन से ही जाना गया। बाबा का नाम मोहन गोदवानी था और वह सदा इसी नाम से जाने गए। लगातार चलती हल्की हल्की बारिश की रफ्तार के साथ ताल में ताल मिलाती बातों का सिलसिला भी अभी चल रहा था। लाल ने मां के दुपट्टे को खींचते हुए कहा, मां बताओ ना, जब आपको पता चला अपना घर, अपना खेत, अपना पूरा सामान, अपना सब कुछ छोड़कर कराची से तुरंत निकल पड़ना है तो। लाल का वाक्य पूरा होने से पहले ही
चाबी भरे खिलौने की तरह मां बोलने लगी। बर्तन, भांडे, गाय, भैंस, सब कुछ छोड़कर रातों रात बैलगाड़ियों पर लदे फदे हम वहां से निकल भागे। एक के ऊपर एक करके 4-5 कुर्ते पहने, ताकि जितने कपड़े अपने साथ ले जा सकूं ले जाऊं। 2-4 पोटलियों में थोड़ा बहुत खाने पीने का और दूसरा जरूरी सामान बांध हम निकल पड़े थे अनजान दुर्गम सफर पर। तुम्हारी नानी से तो मैं दोबारा मिल ही नहीं पाई। उनके न रहने की खबर भी महीनों बाद पता चली। यह कहते कहते मां की आंखें छलछला पड़ी। लाल को अपने पर बहुत गुस्सा आया। आज उसने मां को फिर रुला दिया। लता ने मां के हाथ पर अपना हाथ रखा तो मां अपने आप को संभालते हुए फिर बोलने लगी। तब ये मुआ मोबाइल पे तो नहीं होता था जो पल पल की जानकारी मिलती रहती, पर पता लग भी जाता तो कौन सा मिल पाती। कितने कितने दिन लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में। तेरे नाना बताते थे अंतिम समय तक उनके मुंह पर गंगू गंगू ही था। गंगू बोलती थी मुझको यह कहते हुए। मां ने दुपट्टे से अपनी आंखें पोंछ ली। तुरंत संभलकर मां ने वातावरण को थोड़ा हल्का बनाते हुए लाल से पूछा, अच्छा तू ये बात मुझे बता, कोई तुझे कह दे आज ही घर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं अनजानी जगह पर जाना पड़ेगा तो तू क्या करेगा? अरे उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तो अपने मोबाइल से सारे काम चला लूंगा। और वैसे भी रुपए पैसे का काम तो मैं पेटीएम से करता हूं। मेरे सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी मेल में सेव हैं। और हाँ, अपने कपड़े अटैची में डाल लूंगा। और आपकी तरह ये भी तो कर सकता हूं कि एक के ऊपर एक करके 4-5 शर्ट भी पहन लूं। और हाँ, अपनी किताबें बैग में डाल लूंगा। और यह कहते कहते लाल अचानक बोला, अपनी ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल को कैसे छोड़ूंगा? अभी पिछले महीने ही तो बाबा ने कितनी हार मनुहार करने के बाद दिलवाई थी ये मोटरसाइकिल। यह कहते कहते लाल ने अपना सारा सामान ही गिना दिया जो उसे अपने साथ ले जाना जरूरी लगा, जिसमें वो तकिया भी शामिल था जिसको सिरहाने लगाए बिना उसे नींद नहीं आती। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, किस पते पर बुक करवाएगा मोटरसाइकिल जब पता ही नहीं हो किस शहर किस गांव जाना हो? और हाँ, ये जो सामान की तू लिस्ट बता रहा है ना, फिर तो तू और तेरा सामान ही यहां से निकल पाएगा, बाकी हम सब तो यहीं रह जाएंगे। तेरी माँ मेरी नौकरी में तबादले की बात नहीं कर रही कि जब सारा सामान पैक करके ट्रक में भरकर निश्चिंत हो हाथ हिलाते रिजर्व डिब्बे में जाकर बैठना होता है। जब बुरी खबर आ रही हो, मार काट और लूट मार मची हो, तब डरे सहमे अचानक निकलना पड़ता है। तो उस समय न बाइक सूझती है न तकिया, बस जान बचाने की सूझती है। इस बीच लता, जिसने बाबा और लाल की आधी अधूरी बात सुनी थी, अपनी ही रो में बोल पड़ी, अपना तो ऐसा कोई टंटा ही नहीं, मैं तो अपने चूड़ियों वाला बॉक्स लेकर चल दूंगी। लता को चूड़ियों का बहुत शौक है। पता नहीं कितनी चूड़ियां हैं उसके पास। कभी कोई इधर से उधर हो जाए या टूट जाए तो पूरा घर सर पर उठा लेती है। अपनी लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए लता बोली, पर कपड़े तो मुझे भी साथ लेने होंगे ना। अपनी बारबी डॉल के कलेक्शन तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी। लता की भोली और मासूम बातों को सुनकर मां मुस्कुराते हुए बोली, पगली है बिल्कुल। जब जान पर आन पड़ती है तो बस लगता है किसी तरह जान बच जाए। जान है तो जहान है। हम सब अपनी जमीन घर परिवार सब कुछ छोड़ निकल भागे और जुदा हो गए इधर उधर। किसी को किसी का कुछ पता नहीं, सबके प्राण अपने अपने घर में ही अटके थे। कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, मन में हाहाकार मचा था। सबके दिल में तमाम तरह की आशंकाएं थी। सब डरे सहमे थे। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। पीने के लिए पानी नहीं था, खाने को खाना नहीं था। बहुत मुश्किल था वो सफर। उनमें से कुछ अपने परिवार वालों के साथ यहां अनजानी मंजिल तक पहुंच पाए तो कुछ का साथ सफर के बीच में ही छूट गया। मेरे मायके वाले सखर जिले के शेरकोट गांव में और हम औरंगाबाद में थे। किसी को किसी की कुछ खबर नहीं। सब ऊपर वाले पर छोड़ अपनी जान बचा बैलगाड़ियों पर लदे फदे हम निकल पड़े थे कराची के लिए। कराची से पानी वाले जहाज से
बम्बई पहुंचे, वहां से हम कल्याण कैंप गए। कोई होशंगाबाद, तो कोई कानपुर, तो कोई जयपुर और कोई दूसरे शहरों में बने। शरणार्थी कैंपों में पहुंच गए, जिसको जहां जगह मिली वहां टिक गया। शरणार्थी कैंप में गुजारे गए अपने कठिन संघर्ष भरे दिनों को याद करते करते माँ की आंखें एक बार फिर भीग गईं और मुंह से बरबस अल्लाह तू रहम कर कहते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, मानो शुक्र मना रही हूं। लता ने बात का रुख बदलते हुए माँ को मीठी यादों की राह पर ले जाते हुए कहा, अपनी शादी का किस्सा सुनाओ ना, कितनी बार तो सुना चुकी हूं तुमको। माँ ने शादी की बात सुनते ही बाबा को नेह से निहार कर शर्माते हुए ऐसे देखा मानो नई नवेली दुल्हन अभी डोली से उतर कर आई हो। तुम्हें पता तो है, जब माँ 8-9 साल की थी तो माँ बाबा की शादी हो गई थी। यह कहते हुए लाल ने लता को चिढ़ाया, दीदी तुम भी अब 16 साल की हो गई हो, अब तुम्हारी भी शादी करवा देंगे। लता तपाक से बोली, करवा के देख, अब तो 18 साल से पहले लड़की का विवाह करवाने पर जेल की हवा खानी पड़ जाती है। लड़की है लता, बहुत अच्छा लगता है उसे मीठी मीठी और नरम नरम बातें सुनना। बाबा की मुस्कान से उत्साहित माँ ने कई बार सुनाया जा चुका अपनी शादी का किस्सा एक बार फिर सुनाना शुरू कर दिया। सच तो यह था, उनको खुद भी उन स्मृतियों में लौट जाना बहुत अच्छा लगता था। तेरी मौसी की बारात में आए थे तेरे दादा और बाबा, घर के पिछवाड़े में खेल रहे थे हम बच्चे। पता नहीं कब तेरे दादा ने मुझे देख लिया और मांग लिया तेरे नाना से मुझको तेरे बाबा के लिए। बातों बातों में मेरी शादी तय हो गई और लगे हाथ तुम्हारी मौसी के साथ मेरा ब्याह भी कर दिया गया। और अब मेरी बहन, मेरी जेठानी भी थी। 7 दिन के लिए आई बारात 10 दिन बाद एक की जगह 2 दुल्हन लेकर लौटी। मैं बहुत खुश थी। नए चमकीले कपड़े और गहनों के साथ मुंह दिखाई के नेकचार में खूब सारे पाई टकों के सिक्के जो मिले थे। अरे हाँ, तुम्हें क्या पता पाई टके। एक पाई में तब खूब सारी मिठाई आ जाती थी। हमारी मिठाइयाँ थी मीठे गुड़ के सेव, सिंगर जी मिठाई, मेसू, कराची हलवो, टिक्की और नकुल। नकुल पता है तुम्हें? चाशनी चढ़ी मूंगफलियां। तब च्युइंगम और चॉकलेट नहीं होते थे। माँ ने कुछ देर के लिए बोलने को विराम दिया, मानो नकुल का स्वाद ले रही हूं। फिर कुछ सोचते हुए बोली, मुझे लंबे घूंघट में देख तेरे दादा ने कहा, तेरा चेहरा देखकर ही तो तुझे पसंद किया, फिर उसे क्यों छुपा रही हो? शर्म तो आंखों की होती है। कहते हुए दादाजी ने मेरा घूंघट उठा दिया। तेरी दादी जी ने उनसे खूब लड़ाई की, खूब गुस्सा हुई कि पर्दे बिना कोई बहू अच्छी बात है, जग हंसाई होगी, मजाक उड़ाएंगे सब हमारा। बहुत दिनों तक दोनों में बातचीत भी बंद रही। नाराज होकर तेरे दादा के बड़े भाई ने तो हमारे घर आना भी बंद कर दिया। मगर तेरे दादाजी ने मुझे उस दिन के बाद कभी घूंघट निकालने नहीं दिया। ये उस समय की बात है जब अपनी पतली झीनी चुन्नी पर एक चादरनुमा मोटा कपड़ा डालकर ही औरतें घर से बाहर निकला करती थी। 2-2 परतों वाली घूंघट की जगह बिना घूंघट वाली बहू गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। सब पीठ पीछे निंदा करते, लोगों ने हमारा घर आना छोड़ दिया। सब कहते, कॉमरेड प्रहलाद ने लाज शर्म बेच खाई। 1-2 बार जात बिरादरी से बाहर तक करने की चर्चा भी हमें सुनाई दी थी। मुझे अपने आसपास देख गांव के बड़े बूढ़े अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेते थे। उन्होंने अपनी बहू बेटियों के माध्यम से मेरा अघोषित बहिष्कार करवा दिया था। मैं दुखी होती तो तुम्हारे दादाजी मुझे समझाते, अपनी ताकत पढ़ने लिखने में लगाओ, उसी से शक्ति मिलेगी। उन्होंने ही मुझे थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं अनपढ़ पढ़ाई के महत्व को समझ पाई। काश बेफिजूल बातों में इतनी ताकत खराब करने वाले एकजुट होकर अंग्रेजों का मुकाबला करने में इतनी शक्ति लगा देते तो क्या मजाल कि हम इतने लंबे समय तक उनके गुलाम रहते। शादी और घूंघट की बात करते करते माँ के भीतर का कॉमरेड बोलने लगा था। दादाजी ने इनके व्यक्तित्व को बहुत मेहनत और अपनेपन से गढ़ा था। दादाजी ने ही माँ को सिखाया था कि इंसानियत और सद्भावना से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। उनकी ही सीख थी कि दुनिया को सुंदर और सुखी बनाने के लिए
जो कुछ भी तुम कर सकते हो करो। माँ जब सिंध की और सिंध से विस्थापित होने की बात करती तो बिना रुके बोलती चली जाती। माँ बाबा के जीवन और संघर्षशील व्यक्तित्व की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो उस दिन भी बोली, यहां आने के बाद सिर ढकने के लिए, छत पर पेट भरने के लिए, 2 जून की रोटी के जुगाड़ में क्या क्या नहीं किया तेरे बाबा ने। कभी गोलियां बेची तो कभी चने, कभी सब्जी की दुकान पर काम किया तो कभी दवा की फैक्ट्री में। सरकारी तौर पर जब विस्थापित सिंधियों को शरणार्थी कहा गया तो तेरे बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वे अपने आप को पुरुषार्थी कहलवाना पसंद करते थे। सरकार की तरफ से हमें मदद के रूप में कल्याण में थोड़ी बहुत जमीन मिली थी और कुछ आर्थिक मदद भी। मैं तुम्हारी दादी और चाचा के साथ कल्याण में रही। तुम्हारे बाबा रोजी रोटी के लिए कभी मुंबई तो कभी बड़ौदा, कभी ग्वालियर तो कभी दिल्ली। जहां काम मिला वहां चल देते। गुजारे लायक कमा पाते थे तेरे बाबा उन दिनों। बस चला रहे थे किसी तरह जीवन की गाड़ी। लाल ने मां से कहा, मां वो खीरनी वाली बात बताओ ना। खीरनी, खीर। लाल को भी खीरनी बहुत पसंद है। मां बनाती ही इतनी अच्छी है। हाँ हाँ, वही तो बता रही हूं। तेरे चाचा की हमेशा फरमाइश रहती थी खीरनी की। एक दिन कहा, भाभी इस बार राखी पर खीरनी बनाना, बहुत दिनों से खाई नहीं है। वैसे तो हम भी रोज एक सी दाल रोटी खाते खाते उकता गए थे, मगर पैसे नहीं थे, मजबूरियां थी। फिर तेरे चाचा की फरमाइश पर पाई पाई करके इतने पैसे जोड़े कि खीरनी के लिए दूध और चावल और मेवे खरीद पाते। राखी वाले दिन मैंने खूब मन लगाकर खीरनी बनाई। पूरे घर में खीरनी की खुशबू तैर रही थी। तेरे चाचा ने अपने 2 दोस्तों को भी बुलाया था। वो उनके साथ बाहर गली में खड़े गप्पे मारने लगे। तेरी दादी पड़ोस में चली गई और मैं नहाने के लिए घर के पिछवाड़े टाल की आड़ में चली गई। पीछे से बिल्ली आई और सब चट कर गई। उस दिन मैं खूब फूट फूट कर रोई थी। तेरे चाचा दोस्तों के साथ जब चहकते हुए घर में घुसे तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई उनको बताने की, मगर बताना तो था ही। सुनकर चाचा चुपचाप दोस्तों के साथ घर से बाहर निकल गए। हमने उस दिन गुड़ चने खाकर काम चलाया। आज माँ ने अपनी कभी खीरनी न खाने का भेद भी हमें बताया। माँ अपनी धुन में बोले जा रही थी। खीरनी वाली घटना के कुछ ही दिन बाद तेरे चाचा की तबीयत अचानक इतनी ज्यादा खराब हुई कि वह हमें हमेशा के लिए छोड़ गए। तेरे चाचा बार बार खीरनी खाने की जिद करते, मगर पैसों की कमी के कारण मैं तेरे चाचा को खीरनी खिला ही नहीं सकी। इसका दुख मुझे आज भी सालता है। तेरे बाबा भी उन दिनों ग्वालियर में थे। मैंने इधर उधर से उधार लेकर जैसे तैसे दवाइयों का इंतजाम किया। वो दिन है और आज का दिन। खीरनी का नाम लेते ही मुझे तेरे चाचा का चेहरा नजर आने लगता है और मुझसे खीरनी खाई नहीं जाती। यह कहते कहते माँ का गला रुंध गया। बाबा ने भी चुपके से अपनी आंखें पोंछ आंसुओं को लुढ़कने से रोक लिया। पता नहीं कितनी बार सुन चुके थे यह सब, मगर जब भी सुनते उसमें कोई ना कोई नई बात जरूर जुड़ जाती थी। आज चाचा के बारे में और भी बहुत कुछ जानने का मन कर रहा था लाल का, मगर वो माँ और बाबा को और दुखी नहीं करना चाहता था। लता लता तो अक्सर घर आई सहेलियों को माँ के मुंह से सिंध से यहाँ आने के बाद शरणार्थी कैंप में बिताए गए दिनों के हृदय स्पर्शी मार्मिक संस्मरण जरूर सुनवाती थी। माँ उनको सिंध से अपना घर छोड़कर निकलने से लेकर कल्याण तक पहुंचने की पूरी कहानी ऐसे बताती कि पूरे मार्मिक चित्र जीवंत हो सामने घूम जाते। वह यह जरूर कहती कि कल्याण के शरणार्थी कैंप में गुजारे हुए दिन किसी दुश्मन को भी देखने को नहीं मिले। शुरू में कुछ दिन खाने के नाम पर थोड़ी खिचड़ी मिलती थी, जिससे न पेट भरता था न दिल। बाद में कच्चा राशन मिलने लगा था जो पूरा नहीं पड़ता था। आधा पेट भरता और आधा हमेशा खाली रह जाता। माएँ अपने छोटे छोटे बच्चों को दूध में पानी मिलाकर पिलाती। पीने को साफ पानी नहीं मिलता। बीमारों को पूरी दवाइयां नहीं मिलती। नहाने की जगह नहीं।
कितने कितने दिन हो जाते थे नहाए हुए। शौच के लिए कोई सुविधा नहीं, समुद्र किनारे ही जाते थे। साफ सफाई नहीं होने के कारण ज्यादातर खुजली से परेशान रहते। मेरा तो सिर ही जुओं से भर गया था, हैजा फैल गया था। तुम्हारे दादाजी को भी हैजा अपने साथ ले गया। वे जीवन भर देश की आजादी के लिए लड़ते रहे, पर अपनी जिंदगी की लड़ाई झटके से हार गए। ये बताते बताते लंबी सांस लेकर कहती, शरणार्थी कैंप में गुजारे दिनों ने ही हमको फौलाद सा मजबूत बना दिया है। शायद इसी कारण हम किसी भी हालात के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं। और इस दौरान लता अपनी सहेलियों के चेहरे पर आते जाते भावों को देखती और ऐसे गर्वित होती जैसे वो सारी मुसीबतें उसने ही पार की हों। वैसे लता जानती है उसमें न मुसीबतें सहन करने की शक्ति है और न इतना धैर्य। वो तो सीधी सपाट बिना किसी अवरोध के जिंदगी जीने की आदी है। माँ और बाबा ने अपने संघर्षों की बातें उनको सुनाई जरूर हैं, पर दोनों उनकी छोटी छोटी समस्याओं में हमेशा ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। लता को आराम कुर्सी पर बैठे बैठे कब नींद आ गई थी उसे पता ही नहीं चला। आज सुबह लता ने माँ से फोन पर लंबी बात की थी। शायद इसीलिए उसके अचेतन मन में सारी स्मृतियां जीवित हो उठी थी। माँ सिर्फ 16 साल की थी जब लता ने जन्म लिया था और ठीक 2 साल बाद लाल ने। 40 वर्ष की लता का अब दिल्ली में अपना एक घर है जिसमें अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती है। और इस दौरान लाल भी इंजीनियर बन माँ और बाबा की मर्जी के खिलाफ इंग्लैंड जा बसा। उसने वहीं शादी की और वहीं का होकर रह गया। माँ और बाबा आज भी पुराने घर में ही रहते हैं। लाल उनको लगातार इंग्लैंड आकर अपने साथ रहने को कहता रहता है। एक बार जबरन सिंध छूटा सो छूटा, मगर अपनी इच्छा से अपनी जड़ों से फिर कैसे कटे। इसलिए बाबा हर बार लाल के पास जाकर रहने की बात टाल जाते हैं। वे यही कहते, अब इस उम्र में इंग्लैंड के नए माहौल में कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। वे मजाक करते, भाई जिन अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी उनके यहाँ ही जाकर बसना बड़ा गड़बड़ झाला होगा। ये तो फिर इंग्लैंड में रहने के तौर तरीके, छुरी कांटे से खाना और अंग्रेजी में गिटपिट करना, नहीं बाबा नहीं, ये हमारे बस का नहीं। अब लता जानती है यह सब टालने की बात है। माँ और बाबा को अपने घर, नाते रिश्तेदारों, मित्रों और पास पड़ोस से बहुत लगाव है और वह इनसे दूर रहने का सोच भी नहीं सकते। उनकी जड़ें अब मजबूती से यहाँ जम गई हैं। बरसों से यहाँ रहते रहते वे अब यहाँ की आबो हवा, मिट्टी पानी में घुल मिल गए हैं। यहाँ के लोग अब अपने हो गए हैं, उनके सुख दुख के भागीदार बन गए हैं, उनका हिस्सा बन गए हैं। ऐसे में फिर यहाँ से इंग्लैंड जाकर, उखड़कर यहाँ से इंग्लैंड जाकर बसना उन्हें एक और विस्थापन की त्रासदी सा लगता है। इस दुस्वप्न से वह भयभीत हो जाते हैं। वह फिर नहीं लौटना चाहते जलावतनी की स्मृतियों में। इस मनह स्थिति को लाल नहीं समझता और न समझना चाहता है। कल रात को लाल ने एक बार फिर फोन पर लता को माँ और बाबा को समझाने के लिए कहा था। उसने कहा जवाब जानने के लिए वह फिर 1-2 दिन में फोन करेगा। सच तो यह था वो खुद कभी साहस ही नहीं कर पाई इस संबंध में माँ और बाबा से खुलकर बात करने के लिए, मगर लाल को जवाब तो देना ही पड़ेगा। दूसरे दिन उसने बाबा को फोन पर कहा, आप तो खुद कहते हो आगे की ओर देखना चाहिए, तभी हम तरक्की कर पाएंगे। अगर पीछे ही मुड़कर देखते रहे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। हाँ यह तो है, पर कहना क्या चाह रही है तू? बाबा ने सहज भाव से पूछा। बाबा, लता ने संकोच से धीरे से कहा, लाल चाहता है आप दोनों अब उसके पास रहने आ ही जाओ। वो आप दोनों को बहुत मिस करता है। आप दोनों की चिंता भी उसे बहुत रहती है। वहां आपका बच्चों के साथ मन लग जाएगा, वहां सारी सुख सुविधाएं हैं। अब इस उम्र में आप अकेले यहाँ क्यों रहें? माँ को भी इस उम्र में देखो पूरी गृहस्थी संभालनी पड़ती है अकेले। ये बात कान में पड़ते ही माँ ने बाबा के हाथ से फोन छीन लिया
और लता को कहा, तू मेरी छोड़, अपनी गृहस्थी संभालने में मुझे काहे की दिक्कत? दिक्कत तो तब होगी जब यह सब छूट जाएगा। देख, साफ कहूं तो बिल्कुल मना कर देना लाल को। जो तुझे हिचक हो तो मेरी ही बात करवा देना, तेरे बाबा तो कह नहीं पाएंगे। एक बात साफ कह दूं, हम जहां पैदा हुए, खेले कूदे पले बढ़े, वो जमीन हमें छोड़नी पड़ी, हमारी मजबूरी थी, हमारा बस नहीं था। जो होने को मंजूर था वो हुआ। वो एक सांस में बोले जा रही थी। उनकी आवाज की खनक गायब थी अब। जलावतनी का दर्द पूरी शिद्दत से उनकी आवाज से अभिव्यक्त हो रहा था, पर यह कहते भी उनकी आवाज में दृढ़ता थी, जो उनके चरित्र का हमेशा हिस्सा रही थी। बुरी से बुरी स्थिति में भी वो घर के बाकी लोगों के लिए सहारा बनकर खड़ी रहती थी। लता को मालूम है, बाबा चुपचाप हमेशा की तरह एकटक मां को देखे जा रहे होंगे। मां हमेशा कहती भी थी, ये जो कुछ बोलते नहीं पर यूं देखते रहते हैं तो बड़ी हिम्मत रहती है। मुझे पता पड़ जाता है ये मेरे साथ है, मुझसे सहमत है, पर जब मुंह फेर लेते हैं तो मैं समझ जाती हूं वह मेरी राय से एकमत नहीं है। तब मैं इनको समझने की कोशिश करती हूँ, मानो यह बताते हुए अपनी सफल गृहस्थी का रहस्य हमें समझाती रही हूं। मां बोल रही थी, तू लाल को कह दे साफ साफ, अब हमें वहां बसने को दोबारा नहीं कहे। यहां वैसी सुविधाएं बेशक न हो, मगर यहाँ की मिट्टी हमारे बदन का हिस्सा बन गई है, हमारी सांस में अब इसकी खुशबू बस गई है। हम इसके बिना नहीं जी पाएंगे। यहां से कहीं जाना नियति के नहीं हमारे हाथ में है, तो हम अब ये जमीन छोड़कर क्यों जाएं? अब यहीं जिएंगे और यहीं मरेंगे। हमें अब नहीं चाहिए दूसरा विस्थापन। एक ने ही हमें तोड़ बिखेर दिया। बस बस बहुत हुआ, बहुत हुआ, बस अब बहुत हुआ। नहीं नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। अचानक जैसे बरसों से दबी रुलाई फूट कर निकल आई, उनके चट्टान से मजबूत सीने को भेद कर निर्मल जल धारा से। मां को लता ने पहली बार इस तरह फूट फूट कर रोते देखा था। लता जानती थी, लता जानती थी बाबा भी मां की राय से एक मत होंगे, और वह अब भी चुपचाप मां को एकटक देखे जा रहे होंगे, मां को एकटक देखे जा रहे होंगे। थैंक यू, शुक्रिया। कहानी खत्म हुई। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सब मेरे साथ हैं। मैं सबके कमेंट्स तो अब बाद में देखूंगी। नीता जी हैं, नीता दी मेरे साथ हैं जी। हाँ, ये सब जो भी सिंध से यहाँ पे जो आए हैं वो मुझे लगता है घर घर में ये सबने सुना होगा। ये मेरी छोटी बहन साथ है, विनीता, अलका दी साथ हैं। ये सब मुझे लगता है जो लोग सिंध से आए हैं तो घर में हमारी पीढ़ी ने सबने अपने बड़ों से सुना है। और अब जब जब भी जिससे बात होती है नई नई बातें हमें सुनने को मिलती हैं। अब इस पे मैंने अभी कुछ समय पहले मैं इस कहानी के बारे में बताऊं, ये कहानी तो मैंने काफ़ी पहले खैर एक लिखी थी, उसको फिर ठीक किया। और इस कहानी पे एक नाटक भी सिंधी अकादमी की तरफ से काफ़ी पहले एकांकी उन्होंने लिखी। किसी ने मेरे से ये कहानी ली थी, उन्होंने बीकानेर की। उन्होंने इस कहानी को लता की डायरी के नाम से, मतलब उसमें एक ही कैरेक्टर था, उसने वो पूरी कहानी जैसे मैंने आज आपको कहानी सुनाई, वो उन्होंने उसको एकांकी के रूप में डायलॉग्स वगैरह थे और वो कहानी उन्होंने सुनाई थी। अकादमी से उसको अवार्ड भी मिला था। और अभी हाल में ही मैंने इस कहानी का नाट्य रूपांतरण मैंने खुद किया है। वो सिंधी में किया है मैंने, अभी हाल, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अभी वो नाटक मैंने तैयार किया है, उसको मैं अभी हिंदी में ट्रांसलेट करने का मैं उसको सोच रही हूँ। और कुछ लोगों ने मुझे राय दी इस कहानी को, जब भी मैंने सुनाया किसी को
पत्रिका में ये छपी थी। उन्होंने इसको थोड़ा सा उसका आधा पोर्शन, क्योंकि जगह कम होती है, उन्होंने उन्होंने इसको कि यादों का सिलसिला जारी है, रासन पत्रिका में ये छप चुकी है। और ये मैं और जरूर आपको बताना चाहूंगी कि आज भी मेरी रासन पत्रिका में एक कहानी छपी है। वो मैंने अभी सबक, एक और सबक, वो अभी हाल ही मैंने अभी 8-10 दिन पहले ही भेजी थी। कोरोना का टाइम चल रहा है, वो किस तरीके से वो संबंधों में कोरोना को लेके क्या टूटन भी हो रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, उस पे आधारित आज ही कहानी वो रासन पत्रिका में वो आई है। तो मैं इसके बारे में बता रही थी, मुझे जब भी ये कहानी छपी और जब भी मैंने ये सुनाई, एक आध मैंने ओपन माइक में भी स्टोरी टेलिंग में अभी ये कहानी मैंने सुनाई थी, सबको बहुत पसंद आई। तब मुझे कई लोगों ने ये राय दी कि इस कहानी में, और मुझे भी लगता है, कितनी चीजें हैं, क्योंकि कहानी है, आपको कहानी के कितना आप उसको विस्तार दोगे। तो इस कहानी का तो इतना विस्तार है कि हम जितने भी सिंध विस्थापन पर आधारित जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, जितने लोगों से हम बात करेंगे, अथाह नई नई बातें पता लगती हैं। तो सबने कहा कि इस कहानी को विस्तार देने की, तो कहानी की तो एक अपनी लिमिटेशन तो होती है, थोड़ा 1 पेज और बढ़ा लेते, 2 पेज और बढ़ा लेते। तो अभी सबने सलाह दी कि आप इसको आधार करके एक उपन्यास लिखने का। हालांकि उपन्यास मैंने कभी लिखा नहीं और बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कविताओं से मैं कहानी में आई, तो मुझे मालूम है कि कहानी को पूरा फ्रेम बनाना, और ये मैं अपनी कहानी के बारे में तो मैं कभी सोच के एक फ्रेम बनाकर कभी नहीं चली कहानी में, कि इस तरीके से मुझे शुरू करनी है, इस तरीके से मुझे उसका लास्ट में लेना है, ये इसकी एक पहली एक होगा फ्रेम, इसमें यहाँ फिट करना है, ऐसा नहीं। बस जब भी लिखा लिखा, बस लिखती चली गई, कभी चेंज जो भी किया, लेकिन एक निश्चित एक सेट फ्रेम में मैंने कभी कहानियां नहीं लिखी। और लगभग मैं 3 साल में मैंने 2 अंक में 10 और 20-22 कहानियां लिखी हैं, जिसमें 8-10 प्रकाशित भी हो गई हैं। एक आध कहानी कोई बहुत अच्छी साहित्यिक पत्रिका के लिए स्वीकृत है, मुझे लगता है वो जल्दी ही कहानी, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। एक कहानी है सपनों का बोझ, जो मुझे बहुत पसंद है, वो इसलिए, और वो मुझे उस कहानी को भी जब सुनाती तो मुझे वो कहते हैं कि आपको हर मंच से ये कहानी सुनानी चाहिए, क्योंकि वो बच्चों पे आधारित है। वो कोटा में जो रहकर बच्चे तैयारी करते हैं अपनी आईआईटी के लिए, भेजते हैं पेरेंट्स, तो अब वो उस पर आधारित है। वो एक्चुअली कहीं मैगजीन, मैंने अर्पण जी से पहले यही कहा कि मैं वो कहानी शेयर करना चाहूंगी, लेकिन वो किसी पत्रिका में स्वीकृत है, तो मैंने कहा चलो अभी नहीं, अभी मैं, ये कहानी भी मुझे अपने दिल के बहुत करीब लगती है, तो मुझे लगता है आज मैं आपके साथ ये कहानी मैंने साझा करती हूँ। वो अभी आपको जल्दी पढ़ने को मिलेगी। वो कहानी बच्चों को, वो किस तरीके से भी बच्चों को आप इंटरेस्ट है या नहीं है, आप उनको पढ़ने के लिए कोटा भेज रहे हैं, एक वो मशीन की तरह एक जिंदगी हो रही है। कुछ बच्चे उसमें सेट हो जाते हैं तो ठीक है, कुछ बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं। वो कहानी आपको जल्दी पढ़ने को मिलेगी, पढ़िएगा। और मुझे लगता है उस कहानी को आप जितना ज़्यादा लोगों को सुना सकें, जितने पेरेंट्स उस कहानी को पढ़ेंगे, उनको फ़ायदा, मतलब कुछ हो सकता है उनकी सोच कुछ चेंज आए। तो मुझे आज अर्पण कुमार जी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सब आए, मुझे बहुत खुशी है। और अर्पण कुमार जी का धन्यवाद कि आज मेरे को ये कहानी साझा करने का के लिए ये इतना अच्छा मंच दिया आपने। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सब सुनने वालों का। मैं कमेंट्स बाद में पढ़ूंगी और सबको जरूर मैं जवाब दूंगी। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।